Hello everyone, welcome to lecture 5 of molecular basis of inheritance. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स पढ़ लिए थे. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन. So transcription is basically copying of information or transfer of information from DNA to RNA. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इट अकर्स ड्यूरिंग G1, S एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल. ट्रांसक्रिप्शन G1 फेज में भी होती है, S फेज में भी और G2 फेज में भी होती है. लोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन साइटोप्लाज्म in both eukaryotes and prokaryotes, as well as mitochondria and chloroplast. Mitochondria और chloroplast में ट्रांसक्रिप्शन होती है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. राइट. सारा डीएनए आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते. डीएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए बनाता है और डीएनए की एक सेगमेंट इन्वॉल्व होती है आरएनए बनाने में. दैट सेगमेंट इज नोन एज सिस्ट्रॉन. द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज सिस्ट्रॉन. डीएनए का जो हिस्सा आरएनए बना रहा है उस पूरे हिस्से को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहते हैं. और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम बनाऊं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक तो ये याद रखना है, out of 2 strands of DNA only 1 participates in RNA formation. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें होंगी: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम होती है वो होती है आरएनए पॉलीमरेज. और क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प कर रही है तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इट शोज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी. इट शोज polymerization activity in 5' to 3' डायरेक्शन. ठीक है, इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं. इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड मस्ट हैव पोलैरिटी 3' to 5'. तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड, एक 5 to 3, एक 3 to 5. तो कौन सा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाएगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 के डायरेक्शन में काम करती है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर हम देखें तो सपोज दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है 3' to 5', दूसरा स्ट्रैंड है 5' to 3'. अब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी वहाँ पे 3 साइट्स होंगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन. इन दोनों स्ट्रैंड में से जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है वही स्ट्रैंड एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उससे ऑपोजिट स्ट्रैंड हो जाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है,
अब मैं कह सकती हूँ कि प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट के केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों स्ट्रैंड में से एक ही आरएनए क्यों बनाता है, दोनों आरएनए क्यों नहीं बनाते। इसके दो मेन रीजंस हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी फॉर्म्ड, और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो ट्रांसलेशन में डिफिकल्टी आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग टाइम पे आरएनए बनाए ताकि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड ना बने। येस, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी। उससे क्या होगा कि भाई दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनेंगे तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा, तो इससे जीन की डेफिनेशन ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना। यानी कि इससे हमारे बॉडी सिस्टम का जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। यानी कि जो सेम सेगमेंट है वो दो प्रोटीन बना के फिर दो कैरेक्टर कंट्रोल करने लग जाएगा, तो इससे जो जेनेटिक मैकेनिज्म है बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसलिए आउट ऑफ 2 strands only 1 participates in formation of RNA. The one which forms RNA is template and the another one is known as non-template strand. यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ कि sequence of RNA is similar to non-template strand except U at the place of T। जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस है और जो आरएनए की सीक्वेंस है वो सिमिलर होगी। आरएनए में यूरेसिल होगा और नॉन टेम्पलेट में थायमिन, इतना ही फर्क होगा। कैसे, लेट्स सी। सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नॉन टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की, तो मैंने लिखा A T G C C T G C C G। तो नॉन टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, A के सामने T के सामने A, C G G A G G C। अगर इससे यहाँ आरएनए बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सीक्वेंस क्या होगी। अब ए के सामने क्या आएगा, यू, आरएनए में टी तो होता नहीं, टी के सामने ए, जी के सामने सी, जी जी ए, जी जी सी। अब देखो आरएनए की सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट यू एट द प्लेस ऑफ टी। दैट्स वाई नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। और फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इज इट क्लियर। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाएगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन सेंस नहीं कहा जाएगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाएगा, राइट। फिर एक चीज़ और, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होती है। प्रमोटर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में हेल्प करता है, टर्मिनेटर पे जाके ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है। बट एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन होती है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होनी स्टार्ट होती है। तो ये जो मैंने पॉइंट लेबल किया है, दिस इज द पॉइंट विच मार्क्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और जहाँ पे टर्मिनेटर स्टार्ट होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर नीदर गेट ट्रांसक्राइब्ड नोर गेट ट्रांसलेटेड। प्रमोटर और टर्मिनेटर की ना तो ट्रांसक्रिप्शन होती है और ना ही ट्रांसलेशन होती है। सो आई कैन से कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर neither gets transcribed nor translated, right। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से जो पहले का एरिया है उसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम,
और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से बाद का जो एरिया है उसे कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम। तो आई कैन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले के एरिया को अपस्ट्रीम और बाद वाले एरिया को डाउनस्ट्रीम। तो मैं ये पॉइंट कह सकती हूँ कि प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। कि प्रमोटर जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम की तरफ है और जो टर्मिनेटर जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम की तरफ है। राइट, इज इट क्लियर टिल हियर? सो लेट्स सी। And transcription process of copying genetic information from template strand of DNA to RNA. Prokaryotes में cytoplasm, in eukaryotes, I'm so sorry, transcription occurs in nucleus. In eukaryotes it occurs in nucleus, chloroplast and mitochondria. It occurs in G1 and G2 phase of cell cycle. Requirements: डीएनए चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, जैसे कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। मैग्नीशियम मैग्नीज फैक्टर्स चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें 3 चीज़ें हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उससे पहले का एरिया अपस्ट्रीम, बाद का एरिया डाउनस्ट्रीम। आरएनए सिंथेसिस, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमेशा किस डायरेक्शन में काम करती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सीक्वेंस ऑफ आरएनए जो है इट इज सिमिलर टू सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सेप्ट यू एट द प्लेस ऑफ टी। इसी वजह से नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही आरएनए बनाता है। अगर दोनों बनाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, या फिर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे विच विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, इट इज़ लोकेटेड एट स्टार्टिंग ऑफ द जीन। इसे पहचानता कौन है? रो फैक्टर। लेट्स सी। आप मेक इट करेक्ट इन द स्टार्टिंग। Transcription occurs in nucleus. Get correct, please. It was just a slip of tongue. तो ये है हमारे पास प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। दिस इज द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में एक है सिग्मा फैक्टर, बाकी है अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। इन्हें कहा जाता है कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर पहचानता है, इट रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर। सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। एक चीज़ और, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को ओपन अप कौन सी एंजाइम कर रही थी? हेलिकेज। यहाँ पे डीएनए को ओपन अप हेलिकेज नहीं करेगी, यहाँ पे अनजिपिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज, अनजिपिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स भी कौन करेगी? आरएनए पॉलीमरेज। याद रखोगे कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन unzipping of DNA helix, unzipping of DNA helix is done by sigma factor, or we can say RNA polymerase, और ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस तरीके से डीएनए हेलिक्स ओपन हुआ, दिस इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर।
प्रमोटर को पहचाना सिग्मा फैक्टर ने। अब यहाँ से कोर एंजाइम ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की। अगर ए है तो यूटीपी आ जाएगा, जी है तो सीटीपी। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते जाएंगे और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे और आरएनए आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक हम टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाएं। जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचे वैसे ही रो फैक्टर टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, रो फैक्टर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और इस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को बाहर निकाल देगा और डीएनए हेलिक्स वापस से री एस्टैब्लिश हो जाएगा। यानी कि सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर को पहचाना, कोर एंजाइम ने इलोंगेशन का प्रोसेस किया और रो फैक्टर ने टर्मिनेशन का। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ने कौन सा प्रोसेस किया? इनिशिएशन। कोर एंजाइम ने कौन सा प्रोसेस किया? इलोंगेशन। और रो फैक्टर ने कौन सा प्रोसेस किया? टर्मिनेशन। राइट। सो प्रमोटर की ना तो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना ट्रांसलेशन। प्रमोटर जो है प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर के पास 6 बेसेस होते हैं, TATAAT, जिसे प्रिब्नोबॉक्स भी कहते हैं। कैसे याद रखोगे? P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर प्रिब्नोबॉक्स। यूकैरियोट्स में इसके पास 7 बेसेस होते हैं, TATATAT या फिर TATAAT। इसे टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाता है। तो यूकैरियोट्स में इसे टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाएगा, प्रोकैरियोट्स में इसे प्रिब्नोबॉक्स कहा जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आती है आरएनए पॉलीमरेज। ये मैंने बता दिया, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, बाकी कोर एंजाइम, रो फैक्टर टर्मिनेशन। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, डीएनए हैज़ अ प्रमोटर साइट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद रो फैक्टर का काम खत्म। आगे का काम कोर एंजाइम ने संभाला। कोर एंजाइम मैग्नीशियम की प्रेजेंस में इलोंगेशन करती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ मूव करती जाएगी और राइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट्स ऐड करती जाएगी और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टैब्लिश करती जाएगी टिल इट रीचेज द टर्मिनेटर साइट। टर्मिनेटर रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रो फैक्टर and रो फैक्टर इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की। सो आरएनए बनाने वाली एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज देयर। प्रोकैरियोट्स में तो एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती है, जबकि इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। कैसे याद रखोगे? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 RMT। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगी rRNA, 2 बनाएगी mRNA और 3 बनाएगी tRNA। rRNA के कई सारे टाइप्स होते हैं, 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S, 5S। ऑल द टाइप्स ऑफ rRNA RNA पॉलीमरेज 1 बनाती है एक्सेप्ट 5S rRNA। 5S rRNA is synthesized by RNA polymerase 3। एक होता है HNRNA। HNRNA mRNA से पहले बनता है, फिर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, फिर mRNA बनता है। तो जो HNRNA है वो भी बनाता है कौन? RNA polymerase 2। तो यू विल हैव प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 टाइप ऑफ RNA polymerase, यूकैरियोट्स में 3, RNA polymerase 1, 2, 3 RMT। ठीक है। ऑल द rRNAs आर फॉर्म्ड बाय 1 एक्सेप्ट 5S rRNA। सो इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। डीएनए से
बना है HNRNA. HNRNA is heteronuclear RNA. heteronuclear RNA. इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होंगे और ये फंक्शनल mRNA बनेगा. तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बेसिकली 3 टाइप के होंगे, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. आरएनए के 5 प्राइम एंड से कुछ भी जुड़ना उसे हम कहेंगे कैपिंग, 3 प्राइम एंड से कुछ भी जुड़ना उसे हम कहेंगे टेलिंग, और बीच में से कुछ रिमूव होना उसे हम कहेंगे स्प्लाइसिंग. कैपिंग में क्या होता है, ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से 7 मिथाइल ग्वानोसिन 5 प्राइम एंड पे जुड़ता है. ये क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट द आरएनए फ्रॉम अटैक ऑफ न्यूक्लियस. देखो आरएनए बना है न्यूक्लियस में, अब आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम कहीं इस पर अटैक ना कर दे, इसलिए इस वजह से 7 mg की प्रेजेंस की वजह से वो न्यूक्लियस के अटैक से बचेगा. प्लस इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ mRNA टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के दौरान mRNA को राइबोसोम से जुड़ना होता है, उस प्रोसेस में भी कौन मदद करता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन या कैपिंग. टेलिंग, 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे ए जुड़ जाते हैं इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी बिना किसी टेम्पलेट की मदद से 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे ए जुड़ जाएंगे, पॉली ए टेल, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनाइलेट पॉलीमरेज. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द आरएनए फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियस. लास्ट इज स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग समझिए, देखो जो HNRNA है उसमें 2 तरीके की सीक्वेंसेस हैं, एक्सोन्स एंड इंट्रॉन्स. एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन. मान लो ये mRNA, इसमें 2 टाइप के सीक्वेंस है, एक्सोन एंड इंट्रॉन. जो काम की सीक्वेंस है वो एक्सोन, तो एक्सोन्स आर कोडिंग सीक्वेंस. बेकार की सीक्वेंस है वो इंट्रॉन, तो इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस. ठीक है. अब इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA टू फॉर्म फंक्शनल mRNA इज स्प्लाइसिंग. इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ से कुछ प्रोटीन्स जुड़ेंगे जो ऐसे लूप बनाएंगे. इन प्रोटीन्स को कहा जाएगा स्नर्प्स. ये इंट्रॉन्स को रिमूव करके खींच लेंगे, पीछे क्या बची, एक्सोन्स, और इन एक्सोन्स को जोड़ेगी कौन सी एंजाइम, यहाँ पे आरएनए लाइगेज. अगर आ जाए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज. अगर आ जाए एक्सोन्स कौन जोड़ता है, दैट इज आरएनए लाइगेज. अब सारी एक्सोन्स ऐसे जुड़ जाएंगी. ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया, बन गया, ये बन गया फंक्शनल mRNA. प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होती नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहीं ट्रांसलेशन होती है, तो कैपिंग टेलिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. तो मैं कह सकती हूँ कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस नहीं होते. प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स भी नहीं होती, इसीलिए स्प्लाइसिंग भी नहीं होती. अब इंट्रॉन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है, हमारे अंदर इंट्रॉन्स है, मतलब ये जो इंट्रॉन सीक्वेंस है ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है, बट हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स या उनके एंसेस्टर्स या उनके एंसेस्टर्स में कभी ना कभी ये इंट्रॉन्स फंक्शनल हुई रहती होंगी. इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, कि इंट्रॉन्स का होना हमारा एक एंशिएंट फीचर है. कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकती है कि इंट्रॉन्स की प्रेजेंस एक एडवांस्ड फीचर है, एक एंशिएंट फीचर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक एंशिएंट फीचर है. दूसरा पॉइंट, स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड. स्प्लाइसिंग क्या करता है, आरएनए वर्ड की डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है. कैसे, कि यार डीएनए ने तो अनवांटेड सीक्वेंस नहीं रिमूव की ना, अनवांटेड सीक्वेंस रिमूव किससे हो रही है, आरएनए से, तभी जाके वो फंक्शनल, फुली फंक्शनल फॉर्म में बन रहा है ताकि वो प्रोटीन बना सके और एक्सप्रेस हो सके. तो अभी भी कहीं ना कहीं आरएनए अपनी डोमिनेंसी शो करता है यूकैरियोट्स में, किसकी मदद से, किस प्रोसेस की वजह से, स्प्लाइसिंग की वजह से. राइट. तो इसके साथ ही वी हैव कंप्लीटेड विद द ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस. Listen to the lecture very, very carefully. Make notes. Study NCERT.
डू PYQs। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ RNA एज वेल एज जेनेटिक कोड। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।